अच्छा फ्रेंड्स, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं क्यूसी में काम करते हुए, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 2 साल 4 साल बाद एचपीएलसी चला रहे हैं, एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग देख रहे हैं, एचपीएलसी पे जो क्यूसी के प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, तो वो उस एक्सपीरियंस लेवल पे जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपसे क्वेश्चन आंसर किस तरह के सामने आते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस ये इंटरव्यू के वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेडली, जो आपसे पूछे जाते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है खास लेवल के बाद, और फिर अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी। एक इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो सीनियर लोग इंटरव्यू देते हैं तो उनको किस तरह इंटरव्यू फेस करना चाहिए। जो है ना इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है, जब आप सीनियरिटी लेवल पे, वो डिफरेंट क्राइटेरिया के होते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे आप खुद इन्वॉल्व भी होते हैं टेस्टिंग के अंदर। दूसरा, आप लोगों से काम ले रहे होते हैं। जब आप लोगों से काम लेते हैं ना, जब आपके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपका लेवल, आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो फिर जो इंटरव्यूअर होता है इस स्टेज पे, वो फिर डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग या क्यूसी के प्रॉब्लम। तो आज यही फोकस है। तो इसी तरीके से नंबर 1 मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन एक्सपेक्टेडली है जो आपसे पूछा जाता है, वो है व्हाट इज द पीक शेप डिस्टर्ब होने के पीछे क्या कॉजेज होते हैं। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड पीक शेप डिस्टर्बेंस। आपकी क्यों पीक शेप डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर आप एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, 1-2 स्टैंडर्ड चले, 1-2 सैंपल चले, और आपकी पीक किसी और स्टेज पे मिड में या स्टार्टिंग में भी खराब हो रही है, और बाजू का सही आती भी नहीं है। तो क्या वजह है? तो रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपने समराइज कुछ चीज़ों को करना होता है। तो इसका आंसर आपने ही देना है। जब जब अगर आप कॉलम की वॉशिंग ठीक तरीके से नहीं होती, कॉलम का एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाए, ये कॉलम का बहुत ओवरलोडेड है और उस पर आप कंटिन्यूली टेस्टिंग किए जा रहे हैं और ठीक तरीके से कॉलम वॉश नहीं कर रहे हैं, तो इस केस पे चांसेस होता है कि मिड ऑफ द एनालिसिस, स्टार्ट से लेकर मिड में आप पहुंचे, या कई एनालिसिस फिनिश होने वाली होती है और टास्क खत्म होने वाला था, लेकिन आपकी पीक खराब हो जाती है। तो यही वजह है जब आपके कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन होती है। दूसरा, आपका सैंपल प्रिपरेशन से, जब आप सैंपल सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते एज पर एसओपी जो लिखा हुआ है, अगर हीटिंग लिखी हुई तो प्रॉपर हीटिंग नहीं करते, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते, प्रॉपर डिजोल्व नहीं करते, एक्सट्रैक्ट ठीक तरीके से नहीं करते, अगर एक्सट्रैक्शन वाला फिनोमेना है, तो उस केस में भी आपकी पीक शेप खराब हो जाती है ड्यूरिंग एनालिसिस। समटाइम्स आती भी नहीं ठीक तरीके से। तो इसी तरह से समराइज करके आपने 2-3 आंसर बनाते होते कि क्या वजह होती है कि ड्यूरिंग एनालिसिस आपकी पीक शेप डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 1, कॉलम इन्वॉल्व है, कॉलम ओवरलोडेड है, ठीक तरीके से वॉश नहीं है तो पीक खराब होगी। दूसरा, आपकी इट सेल्फ सैंपल प्रिपरेशन से, जिसकी वजह से आपकी पीक खराब होती है अगर आप ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं करते। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लीकेज ऑफ द एचपीएलसी। एचपीएलसी लीक क्यों कर जाता है? आप काम कर रहे हैं, मिड में भी हो जाता है, स्टार्टिंग में भी हो जाता है, किसी भी स्टेज पे आपका बीप करने लग जाता है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसके पीछे बड़े रीजन है। जब भी आपका एचपीएलसी लीक कर जाए ड्यूरिंग एनालिसिस, इट मीन्स कि आपका कॉलम में कहीं ना कहीं कंटामिनेशन थी, आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं था, और दूसरा, आपका ओवरऑल सिस्टम ठीक तरीके से वॉश नहीं था। कहीं पे ब्लॉकेज, क्लॉगिंग आई है तो आपका सिस्टम लीक कर गया। समझ रहे? या तो आपने कंपोजिशन को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं किया। रीजन क्या होते हैं? आपने जो प्रिपरेशंस किए उनको आपने ठीक तरीके से फिल्टर और डिगेस नहीं किया, जिससे कंटामिनेशन आपके सिस्टम में गई है और जिससे आपकी ब्लॉकेज आती है। कॉलम की परफॉर्मेंस में मेन है, कॉलम बहुत ओवरलोडेड है तो आपके लीक के चांसेस बढ़ते हैं। कहीं पे भी, किसी स्टेज पे भी, कॉलम स्टेज पे क्लॉगिंग आई या अंदर इंटरनल ट्यूबिंग में कहीं ब्लॉकेज आई, क्लॉगिंग आई, तो उस केस में आपके लीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और रीजन ये होता है क्यों ब्लॉकिंग आती है, जब आप ठीक तरीके से सिस्टम को, चीजों को फिल्ट्रेट नहीं करते। जब फिल्ट्रेशन आपका प्रोसीजर वीक होगा तो डेफिनेटली कंटामिनेशन सिस्टम में जा रही है, और कंटामिनेशन मेन सोर्स होता है लीकेज का। समझ रहे? और जब आपकी फ्रेट्स जो है वो चॉक हो चुकी होती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 3 कि एचपीएलसी रूम के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट्स है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। एचपीएलसी एनालिसिस कर रहे हैं, आप सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट रूम को देख रहे होते हैं, तो उस लेवल पे आप जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी की क्या क्राइटेरिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग इसको बिल्कुल निग्लेक्ट करके काम कर रहे होते हैं और आपके सिस्टम पे डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा होता है। याद रखें, इंस्ट्रूमेंट रूम का और एचपीएलसी के लिए जो टेम्परेचर है नॉर्मली वो एम्बिएंट होना चाहिए। सही है? ओवरऑल सिस्टम की एम्बिएंट की बात करो, एम्बिएंट टेम्परेचर पे आपका रूम होना चाहिए जिस एचपीएलसी पे आप काम कर रहे हैं। और ह्यूमिडिटी, एम्बिएंट क्या है, 20 डिग्री होना चाहिए, 25 रूम का टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी का क्राइटेरिया है कि वो भी मिनिमम 30-35 तक होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्राइटेरिया 55%। अगर किसी रूम की ह्यूमिडिटी मोर देन 55% है और उस रूम में भी आप एचपीएलसी चला रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके एचपीएलसी के बोर्ड्स पे आता है। वो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जब हाई ह्यूमिडिटी में काम करते हैं तो वो आपके शॉर्ट सर्किट के चांसेस आपके
बोर्ड पे डिटेक्टर के किसी भी एंड से पंप में जो डिटेक्टर में स्पेशली जो बोर्ड होते हैं उसके उड़ने के चांसेस होते हैं, वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिटेक्टर आपका प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप हाई ह्यूमिडिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि टेम्परेचर एम्बिएंट होना चाहिए और ह्यूमिडिटी कम से कम हो, 30 से अबव हो, 40 हो। लेकिन 55 से अबव ह्यूमिडिटी जा रही तो आप काम नहीं करेंगे। समटाइम्स रूम में गर्मी होती है तो लोग एसपीसी चलाते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेशर फ्लैक्चुएट क्यों करता है एचपीएलसी का। चला रहे हैं, प्रेशर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसके पीछे क्या कॉजेज है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एचपीएलसी प्रेशर फ्लैक्चुएशन। तो इसके लिए इसका आंसर आप नहीं करना है, क्योंकि ये जो जूनियर एनालिस्ट होते हैं ना वो आपसे आके कहते हैं कि सिस्टम का प्रेशर स्टेबल नहीं हो रहा, क्या रीजन है। तो प्रेशर का फ्लैक्चुएशन होने में, स्टेबल न होने के पीछे नंबर 1 रीजन है कॉलम की परफॉर्मेंस, क्योंकि हर जगह में कॉलम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉलम हार्ट ऑफ द एचपीएलसी कहलाता है। अगर आपका कॉलम कंटेमिनेटेड है और ठीक तरीके से वॉश नहीं है तो प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, हाई भी कर सकता है, शूट भी कर सकता है कंटामिनेशन केस में। लेकिन जो अप्स डाउन ड्यूरिंग एनालिसिस हो रहा है, इसके पीछे रीजन होता है कि एयर बबल आपके सिस्टम के अंदर है। अगर आपके सिस्टम में एयर बबल ट्रैप हो गया है तो उस केस में आपका सिस्टम का प्रेशर स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है। और दूसरा आपका टेम्परेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, कॉलम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो उस केस में भी आपका प्रेशर भी है, फर्क करेगा, लो हो सकता है, हाई हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उस पर भी फ्लक्चुएशन आएगी, वो भी फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है। तो ये रीजन है। आपने कंटामिनेशन देखनी, एयर ट्रैप देखनी है, ठीक है, और कॉलम का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर देखना, ये 3 चीजें होती हैं। इसकी वजह से आपका सिस्टम का प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। अगर ये चीज टेम्परेचर स्टेबल हो, ठीक है, एयर बबल सिस्टम के अंदर ना हो, ठीक है, और कंटामिनेशन आपके सिस्टम में नहीं है, तो आपका प्रेशर स्मूथ रहेगा, हमेशा याद रखना। एक और चीज, ये बड़ी सीनियर लेवल की चीज है, सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। हाउ टू ऑब्सोलीट योर एचपीएलसी कॉलम। एचपीएलसी का जो कॉलम है उसको आप कैसे ऑब्सोलीट करते हैं, अब इसका आपने आंसर देना है, क्योंकि वो जानना चाह रहा था। ऐसे नहीं कि आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं और कॉलम की एकदम परफॉर्मेंस खराब है, पीक शेप सही नहीं दे रहा, अब हटा दो और नया लगा दो। तो वो जो चीज आपने सही खराब हो रही है वो डेफिनेटली ऑडिट ट्रेल में तो आ रही है, तो इसका ऑडिट में बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है, कॉलम को कैसे ऑब्सोलीट करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको आंसर ये करेंगे कि हमने एक एसओपी बनाई हुई है जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी एचपीएलसी कॉलम को हम ऑब्सोलीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। हमने अपने पास इंटरनल हमारा डिफाइन किया हुआ है, जब कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल का हाफ रह जाती है हम अपने कॉलम को ऑब्सोलीट कर देते हैं, या इनिशियल का 25% रह जाती है हम अपने कॉलम को ऑब्सोलीट कर देते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस ठीक दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, क्योंकि इससे हमारा ऑडिट ट्रेल सेफ रहता है और हमारी परफॉर्मेंस सेफ रहती है, हमारी एनालिसिस सेफ रहती है। ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया, रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास होता है हर कंपनी के अंदर। हमारे पास ये क्राइटेरिया जिसकी बेस पर हम कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी, जिसमें डिफाइन है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। ठीक है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू क्लीन एचपीएलसी कॉलम। क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन ये इसलिए जानना चाह रहा होता है, देखा जाता है कि ये कॉलम की केयर किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हार्ट ऑफ द एचपीएलसी है। जो सीनियर लोग होते हैं ना और जूनियर लोग होते हैं, कॉलम में लोग अक्सर डंडियां मारते हैं, ठीक तरीके से वॉश नहीं करते। तो इसका आपने प्रोसीजर बता देना थोड़ा सा। ये कॉलम की प्रोसीजर या कॉलम की क्लीनिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर हमारे एसओपी में डिफाइन है, और ये डिपेंड करता है एनालिसिस पे कि आपने जब एनालिसिस पे कॉलम को वॉश करने जा रहे हैं तो ये देखना होता है कि आपने उस पर एनालिसिस कौन सी चलाई है। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चलाया तो हम कॉलम की वॉशिंग जस्ट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करेंगे। अगर आपने एचपीएलसी पे कोई बफर्ड मोबाइल फेस चलाया तो हम कॉलम के एचपीएलसी का वॉशिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट है। बफर के केस में हम 1 घंटा पहले एचपीएलसी कॉलम को प्योर डिस्टिल्ड वाटर पे, फिल्टर डिस्टिल्ड वाटर पे, डिगेस डिस्टिल्ड वाटर पे उसको वॉश करते हैं 1 घंटा, और फ्लो रेट को अप्स डाउन करते हुए ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वॉशिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक फेज से उसको 1 घंटा वॉश करते हैं। 2 घंटे का वॉशिंग का क्राइटेरिया होता है अगर आपने कोई बफर सॉल्वेंट एचपीएलसी पे चलाया हुआ है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपने दे देना, तो इसका परफेक्ट प्रोसीजर है और हमारी एसओपी पे डिफाइन है, इसके तहत हम इस कॉलम की वॉशिंग करते हैं, कॉलम को क्लीन करते हैं। अच्छा, एक और कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ टू यूज न्यू कॉलम। आप एक न्यू कॉलम इशू किया, आप उसको कैसे यूज करेंगे। अगर आपको बॉस ने कहा है कि नया कॉलम इशू करवा ले तो उसको एचपीएलसी पे कैसे लेके जाएंगे, कैसे उसके ऊपर सॉल्वेंट चला दें।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं होती कि न्यू कॉलम को हम कैसे चलाते हैं। इसका आंसर आप नहीं करना, जो भी न्यू कॉलम इशू होता है प्रॉपरली पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका कैट नंबर लॉग नंबर लिखा जाता है, कॉलम का अपना एक नंबर है उसको असाइन करते हैं, और उसके बाद कॉलम का एक फॉर्मेट होता है जिसमें कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स, नंबर ऑफ इंजेक्शन, सारी चीजें जो प्रोडक्ट चलिए उस पर लिखी जाती है, वो एक फॉर्मेट फिल करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट के साथ लगाते हैं। और दूसरा जब कॉलम को एचपीएलसी पे लेके जाते हैं तो जो उसका लिटरेचर है एचपीएलसी कॉलम के साथ जो आता है, सर्टिफिकेट आता है, उस पर उसका स्टोरेज सॉल्वेंट डिफाइन होता है जिसके अंदर उस कॉलम को स्टोर किया जाता है। तो उस पे एचपीएलसी को उस कॉलम को, न्यू कॉलम को सबसे पहले उस स्टोरेज सॉल्वेंट के ऊपर रन किया जाता है, मेथनॉल या एसीटोनाइट्राइल कुछ भी हो सकता है। उस पर उसको रन करने के बाद 2 मिनट तकरीबन 15 मिनट तक चलाते हैं। उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर अपने मोबाइल पे इसको कॉलम के ऊपर लेके जाते हैं। डायरेक्ट मोबाइल पे आप नहीं लगाते न्यू कॉलम के ऊपर, पहले उसको स्टोर सॉल्वेंट के से पास करते हैं। ठीक है, ये उसका क्राइटेरिया। वाई पीक टेल्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्यों आपकी पीक टेल कर जाती है, इसके पीछे क्या कॉजेज है। नंबर ऑफ कॉजेज का आंसर आपने देना है इसके पीछे बेतहाशा, क्योंकि ये वो कॉमन प्रॉब्लम है। एचपीएलसी के प्रॉब्लम में बहुत सारे, ट्रबल शूटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जो अक्सर कॉलम की पीक टेल कर रही होती है। इसका आंसर आप नहीं करना है, जब आपकी कॉलम की पीक टेल कर रही हो तो उसके पीछे पहला रीजन तो है कॉलम की परफॉर्मेंस। जब आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी होती है तो आपके पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, आपकी कंसंट्रेशन, आपने सैंपल की कंसंट्रेशन लगाई वो बहुत हाई है, हाई पीपीएम का सोल्यूशन चला रहे, तो उस केस में भी आपकी पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं।